ब्राइट सोप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आगे के लेक्चर में हमने क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उसमें पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज के 2 पॉइंट डिस्कस करने की बात की थी। उसमें से एक पॉइंट क्लियर कर लिया था। वो पॉइंट कौन सा था वो पहले तो आपको याद कर लेना होगा। पॉइंट था वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। और दूसरा हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है एनोमलस बिहेवियर्स। क्या बात हो रही है? एनोमलस बिहेवियर्स। अब इसके बारे में डिस्कशन करें तो आपको एक चीज याद रख लेनी पड़ेगी। शॉर्ट क्वेश्चन है, आंसर देना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोला जाता है? सिंपल बात है। तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स है उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाएगा। उस ब्लॉक का हर फर्स्ट एलिमेंट उसी ब्लॉक के दूसरे मेंबर से प्रॉपर्टी में कुछ हद तक डिफर करता है। तो ये स्टेटमेंट हम कुछ ऐसे लिखेंगे। ग्रुप याद कर रख लो। फर्स्ट, सेकंड, 13 to 17 एक ग्रुप के एलिमेंट्स की बात हो रही है। क्या बोला मैंने? जैसे कि फर्स्ट ग्रुप का लिथियम, तो उसी ग्रुप के बाकी के एलिमेंट से कुछ हद तक प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी नहीं दिखाता। तो ये स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाएगा। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप फर्स्ट, सेकंड एंड ग्रुप 13 to 17 differs in many respects from the other members of their respective groups। क्या बात हो रही थी? लिथियम उसी ग्रुप के बाकी के मेंबर से प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी नहीं दिखाता। तो ये लिथियम वाला ग्रुप किस नाम से जाना जाएगा? ऐसे सेकंड ग्रुप का दूसरा नाम क्या है वो याद कर लेना पड़ेगा। स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखा जाएगा। लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप का नाम याद कर लो। तो मैग्नीशियम बेरिलियम अनलाइक अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो सेकंड ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब बात हो रही किस प्रॉपर्टी में वो डिफर कर सकता है। मेन पॉइंट की बात कर ले तो लिथियम एंड बेरिलियम उसके जो कंपाउंड बनेंगे दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड रहेंगे, जबकि उसके बाकी के जो मेंबर्स वो जो कंपाउंड बनाएंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लाऊं सोडियम, तो सोडियम आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। तो लिथियम और सोडियम की इस प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो ये तो हुआ ना, डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। तो ये स्टेटमेंट भी कुछ ऐसे लिखा जाएगा। Lithium and beryllium form covalent compounds. The other member of these groups predominantly form ionic compounds. अब एक और चीज, लिथियम की बात करेंगे तो फर्स्ट मेंबर का फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। दूसरा कौन सा है? सोडियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये पे हो क्या? ये लिथियम सोडियम से अलग पड़, और वही लिथियम कुछ प्रॉपर्टीज में मैग्नीशियम से सिमिलरिटी दिखा रहा। सेम वे बेरिलियम जो 13 ग्रुप का सेकंड एलिमेंट है एल्यूमिनियम, उसके साथ कुछ हद तक प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी दिखा रहा है। और ये प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी दिखाना आपको दिख रहा है, ये डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा? डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये स्टेटमेंट, in fact the behavior of lithium and beryllium is more similar with the magnesium and aluminum respectively, and this sort of similarity is called a diagonal relationship in periodic properties। में सिमिलैरिटी दिखाने की वजह क्या है? तो 3 पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखने होंगे। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप का बेसिक रीजन ये है कि भाई लिथियम और बेरिलियम की बात करो तो इसके साइज स्मॉल होती है। तो फर्स्ट स्मॉल साइज
दूसरा आयोनिक चार्ज एंड रेडियस रेशियो, और तीसरा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट की कंपेरेटिवली साइज बहुत छोटी होती है और इसकी वजह से कंपेरेटिवली दूसरे उसी ग्रुप के एलिमेंट से फर्स्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद कर लो, फिर से उसको लिखना है तो उसको याद करके लिखते जाएंगे। जैसे कि the anomalous behavior is attributed to their फर्स्ट और सेकंड क्या आएगा, स्मॉल साइज, आयोनिक चार्ज एंड आयोनिक रेडियस रेशियो, और थर्ड में एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स आएगा। अब मुझे आपको एनोमलस बिहेवियर डिटेल में समझाना है। तो ये डेफिनेशन तो आप जान चुके हो किसको एनोमलस बिहेवियर्स बोला जाता है। एक ग्रुप में ले लेता हूं 13 ग्रुप, और 13 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट याद कर लो, सेकंड एलिमेंट याद कर लो, ये दोनों में कौन सी प्रॉपर्टीज अलग हो रही है, एक दूसरे से अलग पड़ती है, वो समझाना है। जनरली 13 ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, पर नहीं होती, और नहीं होती उसी को तो एनोमलस बिहेवियर्स बोला जाता है। तो 13 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होगा बोरॉन और सेकंड एलिमेंट होगा एल्यूमिनियम। ये सिंपली मैं आपको बता दूं तो बोरॉन BF4 माइनस 1 चार्ज वाला आयन और इससे रिलेटेड कंपाउंड्स बना रहा है, जिसमें बोरॉन की कोवेलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। सेम वे एल्यूमिनियम उसी ग्रुप का होने के बावजूद AlF6 -3 चार्ज वाला एक आयन बना रहा है और इसके रिलेटेड कंपाउंड भी बनेगा, तो इसमें वैलेंसी, कोवैलेंसी भी बोला जाएगा, 6 होती है। तो एक ही ग्रुप के दो एलिमेंट्स है जिसमें बोरॉन मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी वाला कंपाउंड्स बना सकता है, इससे ज्यादा कोवैलेंसी वाला कंपाउंड्स बना नहीं सकता, जबकि उसी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स एल्यूमिनियम और इसके साथ वही ग्रुप वाले दूसरे एलिमेंट्स 4 से ज्यादा कोवैलेंसी वाले कंपाउंड्स बनाते। तो ये तो एनामोलस बिहेवियर्स हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है वो थोड़ा हमें डिटेल में समझना हो तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको याद कर लेनी पड़ेगी। बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। कन्फिगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p1, 2px1 लिखेंगे, 2py1 लिखेंगे एंड 2pz1 1 नहीं आएगा, ये 0 0 आएगा। तो ये बोरॉन की बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई। सेम में हमें एल्यूमिनियम की भी लिखनी पड़ेगी। तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन कितने होते, 13, एल्यूमिनियम 13 क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 3p6 पर 3dp6 नहीं आएगा, 3s2 3p1 और 3d0। यहाँ पे आपको काउंट कर लेना है, 13 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। होता क्या है, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोरॉन में कौन सी है, ऑर्बिट सेकंड है, लास्ट ऑर्बिट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड बनाना चाहिए। कौन से, तो ये 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड बना के BF3 ये कॉमनली बना सकता है। पर यहाँ पे इसके अलावा इलेक्ट्रॉन 3 है, ऑर्बिटल्स कितनी है, 4 है। होता कि 3 ऑर्बिट और 4 ऑर्बिटल्स, तो एक ऑर्बिटल्स ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन से एक्सेप्ट करके 3 फ्लोरीन हो सकते, BF3 ऐसे लिख सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। पर एक F माइनस जिसकी इलेक्ट्रॉन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने के कारण ये BF3 एक्सेप्ट करके BF4 -1 चार्ज वाला आयन बना सकता है। मतलब इसके मैक्सिमम वैलेंसी, रूटीन में 3 वैलेंसी पर मैक्सिमम वैलेंसी बोरॉन की कितनी हो सकती है,
4 हो सकते हैं। वही चीज यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम के बारे में देखो तो ऑर्बिट आउटर कौन से, लास्ट ऑर्बिट थर्ड है। इलेक्ट्रॉन कितने लास्ट ऑर्बिट में, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 बॉन्ड बना सकते हैं Al+3 Cl माइनस के साथ अटैच होके AlCl3 बना सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनेगा। और देखो 3 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है वो आपको काउंट करना है। थर्ड ऑर्बिट में कितनी ऑर्बिटल्स होती है, एक तो एमसीक्यू हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। थर्ड ऑर्बिट में कितनी ऑर्बिटल्स हो सकती है। सेम में सेकंड ऑर्बिट में कितनी ऑर्बिटल्स हो सकती है, तो हमने सेकंड में काउंट करके दे दिया आपको, 4 ऑर्बिटल्स हो सकती है। थर्ड ऑर्बिट में 3 टाइप की ऑर्बिट होंगी, 3 टाइप की ऑर्बिटल्स होंगी, एस पी डी। उसके सब डिवीजन करो तो टोटल आपको 9 ऑर्बिटल्स मिलेगी। कैसे, एस की 1 ऑर्बिटल्स, पी की 3 ऑर्बिटल्स और डी की 5 ऑर्बिटल्स। टोटल ऑर्बिटल्स कितनी मिल जाएगी, 9 ऑर्बिटल्स मिल जाएगी। और इसकी वजह से 3Al+3 तो बनेगा, जिसकी रूटीन वैलेंसी +3 तो रहेगी ही। और ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, कितनी बची, 6 ऑर्बिटल्स, 9 ऑर्बिटल्स है, उसमें 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज एक्सेप्ट करेगा, 3 आयोनिक बॉन्ड बन जाएंगे, ये बात खत्म हो जाती है। बाकी कितनी ऑर्बिटल्स एम्प्टी है, 6 ऑर्बिटल्स एम्प्टी है। तो कोई एक ऐसे स्पीसीज जिसके पास एक्सेस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, इससे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Al(F)6 -3 चार्ज वाली स्पीसीज बनाएगा। टोटल 9 ऑर्बिटल्स यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएगी। इसका मीनिंग जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ेगी एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ऐसे ऐसे कोवैलेंसी बढ़नी चाहिए। एल्यूमिनियम 4 ऑर्बिटल से, सॉरी एल्यूमिनियम 4 वैलेंसी से ज्यादा वैलेंसी वाले कंपाउंड्स बना सकता है। बोरॉन, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही ऑर्बिटल्स होती है, तो 4 कोवैलेंसी से ज्यादा कोवैलेंसी वाला कंपाउंड्स बोरॉन बना नहीं सकता। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, बोरॉन उसके आउटर सेल में मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल्स है। इसकी वजह से बोरॉन 4 कोवैलेंसी से ज्यादा वैलेंसी वाले कंपाउंड्स बना नहीं सकता। जबकि उसी ग्रुप में दूसरे एलिमेंट्स, जिसमें अप डाउन टू ग्रुप जाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आउटर सेल में इंक्रीज होगी। और इसकी वजह से जैसे कि एल्यूमिनियम में आउटर सेल में 9 ऑर्बिटल्स, एल्यूमिनियम 9 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मिले उस तरह से कंपाउंड बनाएगा। और यहाँ पे जो हमने समझ लिया उसके हिसाब से एल्यूमिनियम 4 से ज्यादा कोवैलेंसी वाले कंपाउंड्स बना सकते हैं, तो ये एनामोलस बिहेवियर्स हो जाते हैं। तो आप इसको डिटेल में ऐसे लिख सकते हो। चलो समझ चुके हो, तो पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करके मैंने आपको दे दिया हुआ है। अब बात है पी पाई बॉन्ड। अब ये क्या चीज है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट है पी ब्लॉक। जैसे कि कार्बन, तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, और इसी की प्रॉपर्टी की वजह से, एक तो सिंगल बॉन्ड की बात कर, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के एक लॉन्ग चेन कार्बन की बना सकता है। इस प्रॉपर्टीज को कैटेनेशन बोला जाता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे और आगे पढ़ के आ चुके। पर यहाँ पे और एक चीज है, अल्केन, अल्किन और अल्काइन आप देख चुके हो। तो अल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते, अल्काइन में देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होते, वही एलिमेंट उसी एलिमेंट के साथ एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, इसको मल्टीपल बॉन्ड। और जो फर्स्ट बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है, और सेकंड बॉन्ड होता है उसको पाई बॉन्ड बोला जाता है। यहाँ पे एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा है। तो ये जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो ऑर्बिटल्स रिस्पॉन्सिबल है उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाता है।
फर्स्ट एलिमेंट्स हर ग्रुप का, उसमें 2 ही ऑर्बिटल्स मिलेगी s एंड p। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बोला जाएगा p ऑर्बिटल c रिस्पॉन्सिबल होगी, तो इसको p पाई टाइप के बॉन्ड बोला जाएगा। तो हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट्स अपने ही दूसरे एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, पी पाई टाइप का। जैसे कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसे बॉन्ड मिलेगी। और वही टेंडेंसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ तो पी पाई बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट, furthermore the first member of p block elements display greater ability to form p pi multiple bond to itself, example c double bond c triple bond c n triple bond n double bond n and other सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, उसी पीरियड के दूसरे एलिमेंट के साथ भी वो बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे CO CN C ट्रिपल बॉन्ड N N डबल बॉन्ड O compared to subsequent members of the same group। और बाकी के ग्रुप, उसी ग्रुप में नीचे जाओगे तो कंपैरिजन कम हो जाएगी, अतः तो बना नहीं पाएगा। डायगोनल रिलेशनशिप, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी हुई है, तो वो डेफिनेशन फिर से अलग तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो। The similarities in the chemical properties of the first element in second period with the second elements of next group in third period is called diagonal relationship। जैसे कि आप देख सकते हो, लिथियम मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी दिखाएगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ सिमिलरिटी दिखाएगा। इसका रीजन क्या है? एक तो हमने देख लिया था क्या, आयोनिक चार्ज अपॉन आयोनिक रेडियस रेशियो, और इसी को ही पोलराइजिंग पावर बोला जाएगा। इसका रीजन बेसिकली है कि भाई ये दोनों के बीच में पोलराइजिंग पावर में सिमिलरिटी होती है। देखते हैं, तो दिस इज ड्यू टू सिमिलर पोलराइजिंग पावर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कैटायंस। कॉरस्पॉन्डिंग कैटायंस मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि बेरिलियम B2+ आयन बनाता है, एल्यूमिनियम Al3+ आयन बनाते, तो इसका चार्ज और इसकी रेडियस जो आएगी आयोनिक रेडियस, उसका स्क्वायर कर लेना है, वो दोनों का रेशियो ले लोगे तो इसको पोलराइजिंग पावर बोला जाएगा। ये दोनों में सिमिलरिटी मिलती है, इसीलिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी दिखाई देती है। तो पहले तो फॉर्मूला आएगी पोलराइजिंग पावर की, पोलराइजिंग पावर इज इक्वल टू आयोनिक चार्ज अपॉन आयोनिक रेडियस रेज़ टू 2। अभी मैंने बोल दिया बेरिलियम और एल्यूमिनियम में प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी दिखाने का रीजन क्या है, तो पोलराइजिंग पावर। B2+ and Al3+ have similar polarizing power, hence the properties of beryllium and aluminium are also similar। तो इसी की वजह से तो इसकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी दिखाई देती है। दूसरा सिमिलरिटी की बात करेंगे तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। ऑक्साइड का हम डिस्कशन करेंगे। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में आपको राइट साइड मिलेंगे। और मेटेलॉइड्स अथवा तो इसके नियरेस्ट एलिमेंट जो है उसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब वो एसिड के साथ बेस की तरह, बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करते हैं। पर एक टाइप होते हैं ऑक्साइड की न्यूट्रल ऑक्साइड, जो ना एसिड की तरह बिहेव करते हैं ना बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम दोनों के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी। दूसरा स्टेटमेंट है कि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम उसके कार्बाइड्स होते हैं। जैसे कि बेरिलियम का कार्बन के साथ का जो कंपाउंड्स है उसको बोला जाएगा B4C
टू, और एल्यूमिनियम का जो होगा वो Al4C3। अब ये तो लिखा नहीं जा सकता, तो उसको लिखेंगे हम Be2C। एल्यूमिनियम का लिखेंगे Al4C3। अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो ये बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा 2BeO+CH4 मीथेन बनाएगा। सिंपल रिएक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे C3 कार्बन है, मुझे आपको ये बोलना है कि बेरिलियम का कार्बाइड किसको बोला जाता है। कार्बन के साथ जो कंपाउंड बनता है उसको कार्बाइड बोला जाता है। हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड्स बनता है उसको हाइड्रेट बोला जाता है। ऑक्सीजन के साथ बाइनरी कंपाउंड जो बनता है उसको ऑक्साइड बोला जाता है। तो यहाँ पे बेरिलियम का जो कार्बाइड है उसको हाइड्रोलाइज करो, वाटर के साथ रिएक्ट करो तो मीथेन गैस बनाता है। सेम वे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी दिखानी है, डायगोनल रिलेशन दिखाना है। एल्यूमिनियम जो उसी ग्रुप का एलिमेंट्स नहीं है, 13 ग्रुप का सेकंड एलिमेंट है या सेकंड ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, फिर भी वो वाटर के साथ रिएक्ट करके प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी दिखा रहा है और मीथेन गैस बना रहा है। क्या होगा, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। 3 है तो 3 मीथेन गैस बनने वाला है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, CH4, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6, तो CH4 12 हो गए। एल्यूमिनियम तो A4AlOH3 बनेगा, तो यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे 12H2O, तो अब जाके बैलेंस हो जाएगा। भाई मीथेन बना रहा है, इसका मतलब ऐसे दो कार्बाइड को मीथेनाइट्स बोला जाएगा। स्टेटमेंट देखते जाओ। The carbides of both beryllium and aluminium produce methane gas on hydrolysis, so they are known as methanites। रिएक्शन देख सकते हो। चलो अब जो हमने पढ़ लिया है उसके रिलेटेड आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे, खुद सॉल्व कर सकते हो तो करते जाओ, नहीं तो उसको कैसे करना है वो देखते जाओ। यहाँ पे फर्स्ट ये है, इसको पढ़ लिया जाए तो इसमें मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मुझे एक कंपाउंड्स लिखना है, ये दोनों को मिला के, इसमें भी एक कंपाउंड्स लिखना है, ये दोनों एलिमेंट्स को मिला के। तो पहला तो केमिस्ट्री में टर्म्स ये होनी चाहिए कि एलिमेंट्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए, और इसके बाद वैलेंसी आपको समझ में आनी चाहिए, या तो कौन सा आयन बनेगा वो समझ में आना चाहिए, तो इजीली आप कंपाउंड्स लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है, सिलिकॉन एंड ब्रोमीन, तो सिलिकॉन उसका सिंबल है SI, ब्रोमीन उसका सिंबल है Br। अब मुझे क्या करना होगा, तो इसका ग्रुप 14 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेंगे, वैलेंसी उसकी 4 रहेगी। वो 17 ग्रुप का एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी 1 रहेगी। तो बस अब तो मेरा काम हो गया। ये 1 इसके नीचे लिखते नहीं है और 4 इसके नीचे लिख देना होगा, आंसर आ जाएगा। अब बात हो रही है एल्यूमिनियम एंड सल्फर, तो कौन सा कंपाउंड्स बनाएगा, सिंबल लिख देना है मुझे। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी लिख देनी है, 3 होती है इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी 2 होती है। मैं जानता हूँ, आपको भी याद कर लेना होगा, ग्रुप आगे के लेक्चर में वो डिस्कस डिटेल में कर लिखा हुआ है। तो अब मुझे करना कुछ नहीं, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, तो एल्यूमिनियम सल्फाइड, तो ऐसे ही मुझे ये मिल जाएगा। तो आंसर आप इसको डिटेल में देख सकते हो। सेकंड का आंसर, वे क्वेश्चन पढ़ा जाए, are the oxidation state and covalence of aluminium in AlClH2O5 plus same। तो सेम क्वेश्चन मार्क है, तो हमें दोनों का आंसर देना पड़ेगा। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना पड़ेगा, और दूसरा है कोवेलेंस। डिटेल में 12th में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स चैप्टर आ रहा है, इसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको इतना बोल दूं कि जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी बॉन्ड एल्यूमिनियम के साथ प्रोबेबली बन सकते हैं वो बॉन्ड इसकी कोवैलेंसी होगी। जैसे कि एल्यूमिनियम के साथ एक ही क्लोरीन है और क्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाते, उसकी वैलेंसी एक है। H2O कितने 5 है,
तो एक H2O एक बॉन्ड बनाएगा, इतना इस लेवल पे आपको याद रखना है। और इसका टोटल चार्ज 2+ है, चार्ज को काउंट करना नहीं। तो कोवैलेंसी इसकी कोवैलेंसी कितनी रहेगी? 6 रहेगी। कोवैलेंसी कितनी रहेगी? 6 रहेगी। अब ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है तो ये मैंने सिखा रखा हुआ है कुछ, यहाँ पे आगे आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। फिर भी याद रख लो, जितने भी एलिमेंट्स है उसके ऑक्सीडेशन नंबर विथ एटम ऐसे लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन में 5 एटम्स हो तो 5 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2O इक्वल टू करना है। अब इसके ऊपर जो चार्ज वो चार्ज आपको विथ सिंबल सामने लिख देना। चार्ज ना हो तो 0 लिखना है। अब क्या करना होगा आपको, इसमें से मैंने बार बार बोल रखा हुआ है किसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्ट करेंगे, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो क्लोरीन का कितना एक्सेप्ट किया जाएगा? -1। वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है तो इसमें हमें और कुछ करना नहीं है। उसका टोटल चार्ज, जैसे यहाँ पे टोटल चार्ज कितना लिखा +2, तो वाटर का टोटल चार्ज 0 लिख देना है। तो +2 इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 मिलेगा इस कंपाउंड्स में। तो कोवैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर दोनों इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। No, the oxidation state of aluminum is +3 and the covalency is 6. क्यों भाई? तो there are many elements which exhibit variable valency, particularly transition elements and actinoid series. इसका आंसर आपको खुद लिखना होगा। यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर के हिसाब से आंसर देना है। तो आंसर मैं आपके सामने सिंपली ला रहा हूं, कंपैरिजन अपने आप आपके साथ कर लो। एमसीक्यूज कुछ रहेंगे। विच पीरियड एलिमेंट्स एक्सिबिट डायगोनल रिलेशनशिप? कौन से पीरियड के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होती है? तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ। तो पीरियड रहेंगे सेकंड एंड थर्ड। पोलराइजिंग पावर किसको बोला जाएगा? तो पोलराइजिंग पावर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा आयोनिक रेडियस अपॉन आयोनिक रेडियस पावर 2। तो ये गलत है, आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट आर मिथेनाइड्स? तो मिथेनाइड्स किसको बोला जाता है? तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स का हमने डिस्कशन कर लिया था, ऑक्साइड्स ऑफ, कार्बाइड्स ऑफ, कार्बाइड्स ऑफ। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या मिलेगा? सी। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स। वो खुद कोई एक ही के साथ अलग अलग रिएक्टिविटी दिखाते हैं। कोई हाईली रिएक्टिव होता है, जैसे मैंने एलिमेंट को एसिड में डाल दिया HCl में, तो किसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, किसी की रिएक्टिविटी कम होती है। तो हमें केमिकल रिएक्टिविटी और पीरियड में उस रिएक्टिविटी को समझना है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक पीरियड का एग्जाम्पल ले लेंगे। और मोस्टली हम यहाँ पे थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स आपको याद कर लेने होंगे और मैं इसको लिखता जाऊंगा। तो थर्ड पीरियड में सोडियम आएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन आएंगे। तो यहाँ पे देखो तो लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जाएंगे तो दो एंड्स हमें मिलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड्स और राइट हैंड साइड वाला एंड, ये हमारा क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड्स क्या होगा? तो याद रखना, जो लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट्स है वो सभी हायर रिएक्टिव है। सेम वे एक्सट्रीम एंड ऑफ राइट हैंड साइड वो भी हायर रिएक्टिव है। और ए वाले जो मिडल में एलिमेंट्स है उसकी रिएक्टिविटी कंपेरेटिवली कम है, तो लेस रिएक्टिव है।
तो रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? तो रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की अथवा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पे डिपेंड कर रही है। जितना एलिमेंट जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। सेम वे जितना एलिमेंट जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके हिसाब से ये इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। तो ये साइड वाले एलिमेंट पॉजिटिव आयन बनाएंगे, ए वाले एलिमेंट्स नेगेटिव आयन बनाएंगे। मतलब ए इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ए वाले इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाएंगे। तो रिएक्टिविटी को ये मिडल वाले एलिमेंट्स जो इतने जल्दी मतलब डिपेंड्स ऑन होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स जो अल्कली मेटल एलिमेंट्स है पॉजिटिव आयन बनाएंगे। राइट हैंड वाले एलिमेंट जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है वो नेगेटिव आयन बनाएंगे। इसका मतलब मेटेलिक टेंडेंसी को भी ये दोनों से रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी मेटेलिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जितना मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा, जितना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। और इस रिएक्टिविटी को हमें पीरियोडिक ट्रेंड्स में समझना हो तो इसी एलिमेंट्स का हाइड्राइड और ऑक्साइड लेके हम अच्छे से समझ सकते। तो उसको कुछ ऐसे लिखा जाएगा, high chemical reactivity at the two extremes and the lowest in the center of period. Thus the maximum chemical reactivity at the extreme left, कौन सा एलिमेंट आएगा? अल्कली मेटल्स, इज एक्सिबाइटेड बाय द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन। एंड एट द एक्सट्रीम राइट among halogen shows by the gain of an electron forming an anion. This property can be related with the reducing and oxidizing behavior of the elements. तो रिड्यूसिंग किसको बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग पावर उसका ज्यादा होगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका खुद का रिडक्शन होगा और उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। याद रखना, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये प्रॉपर्टीज को मेटेलिक कैरेक्टर से भी रिलेशन है। हाउएवर हियर इट कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। तो आप पढ़ सकते हो, डिटेल में डिस्कशन कर लिया हुआ है। पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी, तो इसमें आपको मैंने बोल दिया था the chemical reactivity of an element can be best explained by its reaction with oxygen and halogen. तो कोई एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बाइनरी कंपाउंड्स बनेगा तो इसको बोला जाएगा ऑक्साइड। हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको क्या बोला जाएगा? हैलाइड्स। तो ये आप समझ चुके हो। हियर वी शैल कंसीडर द रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजन ओनली। अभी मैंने बोल दिया, when elements combines with oxygen, oxide of elements are formed. Elements on two extremes of the period easily combine with oxygen to form oxides. ऑक्साइड्स की बात करेंगे तो 3 टाइप के मेन ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, पर साथ साथ में न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं। So what are oxides? Binary compounds of oxygen. The binary compounds of elements with oxygen are called oxides. The oxide of the elements are classified into 3 types of the 3 types on the basis of their behavior. कौन से होंगे देखते जाओ आप, कौन से 3 types के? तो 1 is a acidic, 2nd is a basic and 3rd is a amphoteric. एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है? तो क्वेश्चन हो सकता है कि भाई राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन ऑक्साइड्स। तो जो मेटेलिक एलिमेंट्स थे लेफ्ट हैंड साइड वो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते, जैसे सोडियम का ऑक्साइड ले लो Na2O तो बेसिक होगा। द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट इज द मोस्ट बेसिक। सेम एक्सट्रीम राइट
हेलोजन कंपाउंड्स के ऑक्साइड मोस्ट एसिडिक होंगे, जैसे Cl2O7। कैसे लिखना था वो मैंने आपको बता दिया था। Whereas that formed by the element on extreme right is the most acidic oxide। तो जो मिडल वाले एम्फोटेरिक, जो मिडल वाले होंगे मेटेलॉइड्स, उसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और दूसरा देखते जाते हैं, आर्सेनिक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेंटर आर एम्फोटेरिक। एग्जांपल है Al2O3, As2O3 एंड न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड NO एंड N2। तो न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड के बारे में आपको अगर लिखना है तो इतना आप लिख सकते हो, डिटेल में फिर से आपके सामने आएंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है इसकी बात हमने कर ली है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिहेव as acidic with base and as basic with acids, whereas neutral oxide have no acidic or basic properties। तो एसिडिक ऑक्साइड के बारे में फिर से डिटेल में जो मैंने बोल रहा है वो स्टेटमेंट आपके सामने आएंगे और एग्जांपल भी आएंगे, कुछ रिएक्शन भी आ सकते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, जैसे कि ये एग्जांपल आपको याद रखने होंगे, Cl2O7SO3 and N2O5। This oxide dissolve in water to give acids to confirm it, use blue litmus paper which turns to red। तो सब पढ़ चुके हो आप, तो थोड़ा बहुत आपको रिवाइज हो रहा है। सेम वे एसिडिक ऑक्साइड, तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। इसका रिएक्शन वाटर में उसको डिसोल्व करो तो आपको एसिड मिलेगा Cl2O7, आपको HClO4 बनाएगा, पर क्लोरिक एसिड बोला जाता है। सेम वे N2O5 वो वाटर में डिसोल्व करो, नाइट्रिक एसिड मिलेगा। तो इसमें से वाटर निकाल लो, ये मिलने वाला है, इसमें से वाटर निकाल लो, ये मिलने वाला है। वाटर निकालना मतलब वो एनहाइड्रस फॉर्म हो जाता है। तो स्टेटमेंट ऐसे आएगा आपका, सो दिस ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एसिडिक एनहाइड्राइड। ये दोनों ऑक्साइड को क्या बोला जाएगा? एसिडिक एनहाइड्राइड बोला जाएगा। तो ये आपको याद रखना। सेम वे बेसिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो ये कुछ ऑक्साइड के एग्जांपल आएंगे, Na2O CaO, पानी में डिसॉल्व करो तो क्या होगा? बेस बनेगा। Na2O को वाटर में डिसॉल्व करो, NaOH बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसमें से वाटर निकालो, आपको वापस मिलना है। तो सेम वे ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, सो दिस ऑक्साइड्स आर कॉल्ड बेसिक एनहाइड्राइड। तो ये ऑक्साइड को क्या बोला जाएगा? बेसिक एनहाइड्राइड। एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड विथ केमिकल रिएक्शन है। कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद कर लो, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था। और दूसरा कौन सा ऑक्साइड था? एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलेंगे? इन जनरल मेटेलॉइड ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन नेचर, दे हैव बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। Al2O3, As2O3, GO2, Sb4O6 से कुछ एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन भी आप लिख सकते हो, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को HCl में डिसॉल्व करो, AlCl3 और वाटर मिलेगा। सेम वे बेस में डिसॉल्व करो तो आपको NaAlO2 मिलेगा। तो ये दो रिएक्शन आपको एम्फोटेरिक नेचर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का दिखाने के लिए लिखने पड़ेंगे। Some of the non-metallic oxide are neutral. They do not react with acid as well as base। तो न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जांपल भी आपके सामने आ चुके हैं। कुछ एमसीक्यूज आपके सामने आ रहा है, स्टेटमेंट पढ़ सकते हो और आंसर भी आप दे सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा बता दे जाओ। ऑक्साइड को नेचर के हिसाब से किस सेक्शन में क्लासिफाइड किया जा सकता है? तो एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्लासिफाइड किया जाता है। CO किस टाइप का ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो CO आपका हो जाएगा
न्यूट्रल ऑक्साइड। व्हाट इज द नेचर ऑफ Al2O3? Al2O3 किस टाइप का ऑक्साइड है? एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक अथवा तो न्यूट्रल? तो एम्फोटेरिक रहेगा। इसके भी बात करेंगे भाई क्या बनाएगा, तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा। ट्रेंड्स ऑफ ऑक्साइड, बस तो यहाँ पे सेम बात है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करें, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये पूरा डिस्कशन अब भी हो चुका हुआ है, इसका थोड़ा रिवीजन यहाँ पे हो रहा है तो फटाफट इसको हम देख लेंगे। ट्रेंड्स इन ऑक्साइड्स इन पीरियड, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्साइड कौन से होते हैं? बेसिक होते हैं। राइट हैंड साइड वाले ऑक्साइड कौन से होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा? फिर से लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्साइड नेचर में कौन से होते हैं? बेसिक होते हैं। राइट हैंड साइड वाले ऑक्साइड नेचर में कौन से होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या होगा? द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज whereas basic nature decreases from left to right across the period। रीजन क्या है? तो द नॉन मेटेलिक नेचर ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस एंड मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। सेम एग्जांपल आप देख सकते हो, मेटेलिक ऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड होते हैं, धीरे धीरे बेसिसिटी डिक्रीज होती जाती है और एसिडिटी इंक्रीज होती जाती है, और जो मेटेलॉइड्स होते हैं उसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। पर कुछ एग्जांपल पर्टिकुलर हमें याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकते, बेसिक भी हो सकते, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकते, न्यूट्रल ऑक्साइड भी हो सकते। पढ़ चुके हो, देख सकते हो आप। Acidic nature gradually increase in the period left to right. Basic nature gradually decrease in a period। तो ट्रेंड्स हो जाता है। इन ग्रुप में क्या होगा ये भी हम समझ लेंगे। तो ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो बेसिक ऑक्साइड, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होगी और एसिडिटी डिक्रीज होगी। तो the basic nature of oxide increase whereas acidic nature decrease as moving down the group। Reason, so down the group metallic nature of elements increase and non-metallic nature decrease। पे पढ़ सकते हो, रीजन भी देख सकते हो। फर्स्ट ग्रुप ऑक्साइड दिए हुए और एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन है, फटाफट देख सकते हो आप। विच इज मोर एसिडिक ऑक्साइड, इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन सा रहेगा? तो आंसर आपको डिसाइड करना है, डी ऑप्शन मिलेगा आपको। विच इज मोर बेसिक ऑक्साइड, तो ये भी आपको डिसाइड करना होगा, जिसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है उसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक